जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये उदाहरण आने ही वाले हैं और जैसा कि सीटेट की परीक्षा में तो ये अवश्य ही फंसते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ है, यानी प्रत्यय का अर्थ। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप ऐसे समझिए, कहा गया प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं, यानी एक शब्दांश होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम या क्रिया के बाद में लगाए जाते हैं, और जब ये लग जाते हैं तो उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरे तद्धित प्रत्यय। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कृत प्रत्यय धातु के साथ में लगाए जाते हैं, अर्थात क्रिया के साथ में लगाए जाते हैं। अब हिंदी में कहें तो क्रिया के साथ में, और संस्कृत में उसी को धातु बोलते हैं। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग हम धातु के साथ में कर लेते हैं, और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में किया जाता है। तो आइए दोस्तों आज हम समझने वाले हैं यहाँ पे कृत प्रत्यय, यानी जिन्हें धातुओं के साथ में लगाया जाता है। दोस्तों कृत प्रत्यय के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, आइए हम इनके भेदों के रूप में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले तुमुन प्रत्यय। कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। दोस्तों तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम हिंदी में जो के लिए का अर्थ आता है, जिसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति को पढ़ते हैं, जिसके लिए हम संप्रदान कारक पढ़ते हैं, उसी का अर्थ लेने के लिए हम तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तुमुन में आ रहा है तु मुन न, है ना। तो जहाँ कहीं हम पहचान की बात कर रहे हैं, आप पहचानोगे कैसे? ये तो मालूम हो गया कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए के अर्थ में करेंगे, लेकिन पहचान हमें बतानी है, क्योंकि सीटेट परीक्षा में ऐसे ही आता है, अन्य भी परीक्षाओं में ऐसे ही आता है। तो दोस्तों जिस किसी धातु के अंत में या जिस किसी क्रिया के अंत में, यूँ कहें तो जिस किसी क्रिया के अंत में तुम शेष आता है, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है ना दोस्तों। यहाँ पर है पठितुम, यानी पठ धातु और तुमुन प्रत्यय है, तो ये तुम शेष बच्चा है ना, तो ये तुमुन प्रत्यय का लक्षण होता है। दोस्तों इस प्रकार से आप पहचानिएगा। आगे पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है और लेप प्रत्यय है। दोस्तों इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत में धातु के साथ में कर या करके के अर्थ में लगाते हैं, यानी हिंदी में कर या करके का अर्थ जो होता है, जैसे कोई कार्य पहले कर चुका होता है और फिर आगे उसी समय करता है। जैसे कहें वो सोकर उठा तो कर आया ना, इस अर्थ में हम कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, है ना दोस्तों। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग सब जगह पे करें, लेकिन लेप का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम करके या करके के अर्थ में कर लिए, तो वहां पर कत्वा का त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है। जैसे कत्वा में ये तो आता है, ये आप देखें तो आया है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सब जगह पे तो आ रहा है। इस प्रकार से आप पहचान लीजिएगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पर लेप की बात करें, लेप में यह आता है दोस्तों, जहाँ कहीं लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उस क्रिया के अंत में या अथवा त्या शेष बचता है। जैसे यहाँ पर है या, यहाँ पर या, यहाँ पर या, यहाँ सब कहीं पे या अंत में शेष आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ मालूम हो गया हमें कि लेप का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब किस अर्थ में क्यों करते हैं ऐसा, ये भी बात है ना। तो दोस्तों जिस किसी धातु से पहले कोई उपसर्ग जुड़ जाता है, तब हम कर या करके के अर्थ में कत्वा का प्रयोग ना करके लेप का प्रयोग कर लेते हैं, है ना दोस्तों। क्लियर हो गया कि ना? पहचान भी आपको मिल गई साथ साथ में कि जहां कहीं अंत में या अथवा त्या शेष बचेगा तो वहां पे लेप का प्रयोग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूतकाल का अर्थ देने के लिए जैसे गया, पिया, है ना, याद किया, जहां पर ऐसा कुछ अर्थ लेना होता है तब हम कत और कतवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अंतर बतलाना है कि इन दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में क्यों करते हैं? करते ही हैं दोस्तों, लेकिन अब दोनों को एक जगह पे क्यों नहीं लगा लेते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों। जहाँ कहीं हमें कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य की क्रिया बनानी होती है, वहां पर हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब पहचान देखिए कि कहाँ पे कत प्रत्यय होगा दोस्तों। जिस शब्द के अंत में ता शेष बच रहा होगा वहां पर कत प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कत में है ता, और वैसे ही यहाँ पर भी ता शेष आ रहा है,
तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। तो लेकिन अब यहाँ पे आप ये भी कहेंगे कि विसर्ग भी तो है। दोस्तों ये जो विसर्ग है पुल्लिंग के कारण है। अब ये भी बता दे साथ साथ में, क्योंकि कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी रूप लिखे हुए हैं, या यूँ कहें यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रत्यय हैं, इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उनके संस्कृत में रूप चलते हैं, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो विसर्ग की पहचान है पुल्लिंग की, अगर यहाँ पे बड़े आ की मात्रा जुड़ जाती तो स्त्रीलिंग एक वचन हो जाता, और यहीं पे विसर्ग के ही स्थान पर म जुड़ जाता तो फिर नपुंसक लिंग का वो बोध कराता। क्लियर हो गया दोस्तों कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने के लिए हम भूतकाल के अर्थ में कत प्रत्यय को जोड़ते हैं, और कर्तृवाच्य की जो क्रिया बनाई जाती है भूतकाल के अर्थ में उस वहां पर हम कतवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब पहचान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कतवत में आ रहा तवत, देखें यहाँ के ऊ को छोड़ दें तो क्या बचता है? तवत। दोस्तों ये जो तवत होता है यही तो पहचान होती कतवत प्रत्यय की। अब जहाँ कहीं किसी क्रिया के अंत में तवान बच रहा होगा, तवान, तवती या तवत शेष बच रहा होगा, क्या होगा? ध्यान दीजिए, तवान, तवती, तवत शेष बच रहा होगा जिस क्रिया के अंत में, वहां पर कतवत प्रत्यय होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये तवान है सब कहीं पे शेष, ये पुल्लिंग की पहचान है, और तवती होगा स्त्रीलिंग की पहचान है, और तवत होगा तो वो नपुंसक लिंग की पहचान होती है। और इसके हमने बता ही दिए कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये क्रियाएं हैं सबके रूप चलते हैं। आइए आगे की बात करें दोस्तों, सत्र और सानच प्रत्यय का भी प्रयोग एक ही के अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में? वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए। वर्तमान कैसे? जैसे वह खाता हुआ जाता है, जैसे कुछ खा रहा है और खाते हुए जा रहा है, तो दो बातें हो गई। एक तो हुआ के अर्थ में आया, यहाँ पे हमने दे भी दिया कि वर्तमान कालिक क्रिया हुआ के अर्थ में, जैसे वह पढ़ती हुई जाती है। अब किताब लिए है तो पढ़ती हुई जाती है, तो पढ़ती हुई जो आया है यहाँ पर हम सत्र और सानच प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अब दोनों का प्रयोग एक जगह पे नहीं होगा। अब अंतर इसमें दोस्तों क्या है? देखिए दोस्तों, जहाँ कहीं परस्मय पदी धातुएं होती हैं वहाँ पर हम सत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जहाँ कहीं आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उसके साथ में हम सानच का प्रयोग करते हैं। जब सत्र प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के अंत में अन, अंति, अत शेष आता है। क्या शेष आता है अंत में? अन, अंति, अत शेष आता है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग एक वचन की पहचान होती है। जैसे यहाँ पर है दोस्तों अन, ये पहचान है पुल्लिंग एक वचन की, ठीक है दोस्तों। और जैसे यहीं पे आता अति या अंति जुड़ा हुआ होता है तो वो पहचान है स्त्रीलिंग एक वचन की, और यहीं पर अत शेष बचा हुआ होता तो वो पहचान होती नपुंसक लिंग एक वचन की। तो हो गया ना ये पूरा। अब इसको देखें जो जिससे आत्मनेपदी क्रियाओं के साथ में जोड़ते हैं, यानी आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जोड़ते हैं। अब ये सोच रहे होंगे आत्मनेपदी और परस्मैपदी कौन सी होती है? दोस्तों जो आप पढ़ते हो पठति, पठता, पठन्ति, ये क्रियाएं होती हैं परस्मैपदी, ठीक है। और जो पढ़ते हो गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, नयते, नयते, नयन्ते इत्यादि जो पढ़ते हो ये सभी आत्मनेपदी क्रियाएं होती हैं। तो उस समय वो वाली जो धातुएं होती उनके साथ में हम सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तव्यत और अनियर का प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? दोस्तों जहाँ कहीं योग्यता का अर्थ देना होता है, जैसे ये करने योग्य है, तुम्हारे करने योग्य है, योग्यता का अर्थ जहाँ कहीं भी देना होता है तो वहाँ पर हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन अब इसकी पहचान भी देख लें साथ साथ में दोस्तों। तव्यत में आ रहा है तव्य, देखिए यहाँ पे आ रहा तव्य, और जिस किसी क्रिया के अंत में तव्य शेष बचता है वहां पे उसकी पहचान होती है कि उसमें तव्यत प्रत्यय है। जैसे यहाँ पर तव्य शेष है, यहाँ पर भी है, सब जगह पे तव्य शेष है। दोस्तों ये सभी पुल्लिंग एक वचन के रूप हैं। अगर स्त्रीलिंग एक वचन की बात होती तो बड़े आ की मात्रा जुड़ जाती, कहाँ पे? विसर्ग के स्थान पे। और यदि नपुंसक लिंग की बात करें तो वहां पे इसी विसर्ग के स्थान पर माँ जुड़ जाता। तो इस प्रकार से सभी एक एक वचन के रूप हो जाते। लेकिन हमने क्या कहा है कि पहचान आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जो हिस्सा है उसको छोड़ दें, अगर उससे पहले वाला देखें तो वो हो प्रत्यय से बहुत कुछ मिल रहा होता है,
ठीक है दोस्तों, तो इसका योग्यता के अर्थ में प्रयोग करते हैं और तव्यत प्रत्यय जहां भी होता है उसके अंत में तव्य शेष बचता है। अनियर की बात करें दोस्तों, चाहिए के अर्थ में हम धातुओं के साथ में अनियर का प्रयोग करते हैं। वो वाला चाहिए जिसके अर्थ में आप विधिंग लकार की क्रियाएं पढ़ते हैं। विधिंग लकार की क्रियाओं के लिए हम यहाँ पे अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ कहीं अनियर को जोड़ते हैं उसके अंत में अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनीय शेष बचता है। अब वो चाहे पुल्लिंग का रूप होगा, स्त्रीलिंग का रूप होगा या नपुंसक लिंग का रूप होगा, सब जगह पे आपको अनीय जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा, तो इसमें आ जाता है इस व्यंजन में पीछे अनीय पीछे नीय, ये देखिए ये अनीय सब जगह पे शेष बचा। तो ये पहचान होती है अनियर प्रत्यय की। अब हम बात करें आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। दोस्तों सीटेट की परीक्षा में तो अक्सर यही होता है। क्या होता है दोस्तों, वहां पर जैसे अनियर प्रत्यय की कोई क्रिया आ गई, कोई वहां पर एक गद्यांश और एक श्लोक पर आधारित जो प्रश्न करने होते हैं, उसमें यदि कोई श्लोक या गद्यांश में यदि चाहिए कि अर्थ वाली कोई क्रिया आ गई, ये प्रत्यय युक्त उस श्लोक में या गद्यांश में, तब वो उसी के ऊपर पर्यायवाची शब्द पूछेगा। तो क्या करेगा, वो वाली क्रिया प्रश्न में दे देगा और फिर जो विकल्प होंगे उसमें लकार वाली क्रिया रख देगा। तो वो आपको बताना होता है। तो क्या करेंगे आप दोस्तों, यदि कहीं वहां पे अनियर प्रत्यय की क्रिया होगी प्रश्न में, तो उसके विकल्पों में आप ध्यान दीजिएगा कि लकार वाली क्रिया का प्रयोग हुआ होगा। और यदि प्रश्न में लकार वाली क्रिया होगी तो विकल्पों में आपको ये प्रत्यय युक्त क्रिया दे दी गई होगी। केवल यही की ही बात नहीं है दोस्तों, अन्य में भी ऐसे ही होता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे ये कत और कतोत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया गया है, ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। वहां पर क्या करता है, गद्यांश में या श्लोक में क्रिया आ जाती है लकार वाली, तो वो पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। पर्यायवाची पूछेगा या विलोम पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। चूंकि विलोम भी पूछ लेता है तो करता क्या, उल्टा इतना ही करता है कि प्रश्न में यदि लकार वाली क्रिया दे देगा तो आपसे पूछेगा वो प्रत्यय वाली क्रिया, क्योंकि प्रत्यय वाली ही क्रिया उसमें विकल्प में देता है और लगभग वही वाले सही होती हैं, और सीधे सीधे दे देगा तो आप तो सीधे बता देंगे, है ना दोस्तों। ठीक ऐसे ही जैसे हमने कहा है ना कि यदि प्रश्न में लकार वाली क्रिया होगी तो विकल्प में उसके पर्यायवाची रखेगा, तो वो होगी प्रत्यय वाली। अगर प्रत्यय वाली क्रिया प्रश्न में है तो विकल्प में मिलेगी आपको क्रिया कौन सी, लकार वाली। ठीक ऐसे ही जैसे पर्यायवाची शब्द के साथ में पूछा जाता है उसके साथ में होता है, ठीक ऐसे ही विलोम शब्द भी वो पूछता है। क्या विलोम पूछता है, जैसे दोस्तों वहां पर कोई क्रिया आ गई गद्यांश में या श्लोक में अगच्छत, अब उसके बारे में वो पूछेगा कि इसका विलोम शब्द बताइए, तो विकल्पों में क्या दे देगा, विकल्पों में उसका विलोम क्या होना चाहिए। अगर पर्यायवाची की बात करें तो अगच्छत वो क्रिया है लकार की, तो वहां पर आप गतवान का प्रयोग कर लेंगे। पुल्लिंग की बात कर लें, गतवान का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन उसने पूछा क्या है, पूछ लिया उसने विलोम शब्द, तो उसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द आगतवान हो जाएगा। ऐसा कुछ आपकी परीक्षा में आने वाला है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।